हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति के चरण, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। इससे पिछली क्लास में हमने वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम वैज्ञानिक पद्धति के कौन कौन से चरण हैं, कौन कौन से स्टेप्स इसमें होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वैज्ञानिक पद्धति, जैसा कि पहले भी बताया था कि वैज्ञानिक पद्धति विभिन्न प्रविधियों और क्रियाओं की एक क्रमबद्ध व्यवस्था है और ये क्रमबद्ध विविध क्रियाएं ही वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरण होते हैं। और विभिन्न समाजशास्त्रियों ने वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है, जैसे कि समाजशास्त्री पीवी यंग, बर्नार्ड, लुंडबर्ग, थॉमसन आदि विद्वानों ने इसमें अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण हैं उनको 4 भागों में बांटा है। पहला जो चरण है वो है कार्यकारी उपकल्पना का निर्माण। सेकंड है तथ्यों का अवलोकन, संकलन और अंकन। थर्ड चरण बताया इन्होंने संकलित तथ्यों का वर्गीकरण। और फोर्थ है सामान्यीकरण। इसी प्रकार पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण बताए हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले है अध्ययन समस्या का निरूपण, फिर है उपकल्पना का निर्माण, उसके बाद तथ्यों का संग्रह, फिर तथ्यों का व्यवस्थित लेखन, और फिर है तथ्य वर्गीकरण, और अंत में है वैज्ञानिक सामान्यीकरण। तो इसी प्रकार अलग अलग विद्वानों ने वैज्ञानिक पद्धति के अलग अलग चरण बताए हैं। तो हम प्रमुख रूप से वैज्ञानिक पद्धति के जो विभिन्न चरण हैं उनको निम्न प्रकार विभाजित कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति का जो प्रथम चरण है वो है समस्या का चुनाव, समस्या अथवा अध्ययन विषय का चुनाव। तो किसी भी समस्या या अध्ययन विषय का जो चुनाव है और निर्धारण है वो कई आधारों पर किया जा सकता है, जैसे कि वैज्ञानिक की व्यक्तिगत रुचि एवं सुविधा तथा उसकी जिज्ञासा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, और सामयिक महत्व या व्यवहारिक उपयोगिता किसी समस्या के चुनाव का एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक सिद्धांत स्वयं किसी समस्या के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकता है, यानी कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत पहले प्रतिपादित किए गए हैं उनके आधार पर भी किसी अध्ययन विषय को चुना जा सकता है। और विज्ञान के सिद्धांतों के बीच जो कमियां रह गई है उनके परिमार्जन के लिए या पुनर्परीक्षण की आवश्यकता से कोई वैज्ञानिक किसी समस्या के अध्ययन के लिए प्रेरित हो सकता है, यानी किसी सिद्धांत में कोई सुधार करना हो या पुनर्परीक्षण करना हो तो उस विषय को भी अध्ययन के रूप में या समस्या के रूप में लिया जा सकता है। इसके पश्चात जो अगला चरण है वो है संबंधित साहित्य का अध्ययन। अब अध्ययन विषय और समस्या के चुनाव के पश्चात उस विषय से संबंधित जितना भी साहित्य या जितनी भी जानकारी उपलब्ध है उसका अध्ययन किया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि उस विषय से संबंधित पूर्व में क्या क्या जानकारी इकट्ठी की गई है, कौन कौन सी सूचनाएं जिनके बारे में पहले से ही अध्ययन किया गया है, और हमें नया क्या करना है, उस विषय से संबंधित नई खोज क्या करनी है, यह हमें पता चलता है। साथ ही उससे पहले जो शोधकर्ता ने जो अध्ययन किया था उसमें कौन सी कमियां रह गई है, उन कमियों को पुनः दोहराने से हमें बचाव होता है हमारा। तो इस प्रकार समस्या के चुनाव के पश्चात संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाता है। अगला जो चरण आता है वो है
अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। इसके पश्चात जो हमारा अध्ययन विषय है उस विषय के उद्देश्य क्या है हमारे, उनका निर्धारण किया जाता है। यानी कि हमारा जो अध्ययन है उस अध्ययन का उद्देश्य क्या है उसका निर्धारण किया जाता है। और ये जो हमारे उद्देश्य है ये सामान्य उद्देश्य भी हो सकते हैं और विशिष्ट उद्देश्य भी हो सकते हैं, या दोनों ही प्रकार के उद्देश्य हमारे हो सकते हैं। अगला जो चरण है वो है उपकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस का निर्धारण। तो उपकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैज्ञानिक अध्ययन के आरंभ में ही कुछ कामचलाऊ निष्कर्षों का निर्माण हम कर लेते हैं और जिनका अध्ययन के दौरान सत्यापन किया जाता है या उनका परीक्षण किया जाता है। और ये प्रारंभिक जो कामचलाऊ निष्कर्ष होते हैं उन्हीं को उपकल्पना कहा जाता है। जैसे कि लुंडबर्ग ने कहा है कि उपकल्पना एक कामचलाऊ निष्कर्ष अथवा एक सामान्यीकरण होता है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। अर्थात जो उपकल्पनाएँ होती है वो अध्ययन को एक निश्चितता और विशिष्ट दिशा प्रदान करती है और वह ये बताती है कि वैज्ञानिक किन विशिष्ट निष्कर्षों का परीक्षण और सत्यापन करेगा और उसे किन तथ्यों का संकलन करना है और उनका वर्गीकरण किस रूप से करना है या किस रूप में उनका वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। तो इस प्रकार जो उपकल्पनाएँ होती है वो वैज्ञानिक को दिशा निर्देश देती है और उपकल्पना के अभाव में वैज्ञानिक को निरर्थक मेहनत करनी पड़ती है। यानी उपकल्पना अध्ययनकर्ता को उसका समय बचाती है, उसकी मेहनत को बचाती है और वैज्ञानिक अपने अध्ययन के द्वारा उपकल्पनाओं का परीक्षण तो करता ही है, साथ में उसे सत्यापित भी करता है। तो इस प्रकार जो उपकल्पनाएँ होती है हमारे अध्ययन में वे निश्चितता, क्रमबद्धता और दिशा निर्देशन के लिए महत्वपूर्ण होती है। और अध्ययन के प्रारंभ में ही एक सरल और एक अच्छी तथा स्पष्ट कार्यकारी उपकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। अगला जो चरण है वैज्ञानिक पद्धति का वो है अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता अध्ययन के जो उद्देश्य है उसके आधार पर अपना अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करता है। यानी और अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करना इसलिए आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता को इससे ये ज्ञान हो जाता है, ये उसको जानकारी मिलती है कि उसे किस क्षेत्र का अध्ययन करना है, ताकि वह जो व्यर्थ की सामग्री है या व्यर्थ के जो निरर्थक तथ्य हैं उनको एकत्रित करने से वो बच सके। यदि अध्ययन क्षेत्र उसका काफ़ी बड़ा होता है तो क्षेत्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में अध्ययनकर्ता निदर्शन विधि के माध्यम से, सैम्पलिंग मेथड के माध्यम से कुछ इकाइयों का चुनाव प्रतिनिधि इकाइयों के रूप में यानी अध्ययन की इकाइयों के रूप में करता है और वह उन्हीं इकाइयों का अध्ययन करता है और उन इकाइयों के अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वे पूरे अध्ययन क्षेत्र के ऊपर लागू होते हैं। अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण के साथ ही अध्ययनकर्ता अध्ययन की इकाइयों का भी निर्धारण कर लेता है, यानी कि जिससे उसको सूचना प्राप्त करनी है। और अध्ययन की इकाइयाँ कोई व्यक्ति, परिवार या कोई गांव या कोई जिला या कोई संस्था कुछ भी हो सकता है, जिससे कि उसको सूचनाएं प्राप्त करनी होती है, तथ्यों को संग्रहित करना होता है। नेक्स्ट जो चरण है वो है अध्ययन पद्धति का चुनाव। अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण के पश्चात अध्ययनकर्ता अध्ययन पद्धति और अध्ययन उपकरणों का निर्धारण करता है और अध्ययनकर्ता जो अध्ययन के उद्देश्य हैं उनके आधार पर और उनकी प्रकृति को ध्यान में रखकर यह निश्चित करता है कि जो अध्ययन के दौरान जो तथ्य एकत्रित किए जाएंगे, सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी, वो किस विधि के माध्यम से एकत्रित की जाती है या एकत्रित की जाएंगी
और अध्ययन पद्धति के रूप में अध्ययनकर्ता साक्षात्कार विधि, अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति आदि किसी भी विधि का चुनाव कर सकता है। जैसे कि यदि अध्ययनकर्ता साक्षात्कार विधि का उपयोग कर रहा है अध्ययन के लिए, तो अध्ययन के उपकरण के रूप में उसे साक्षात्कार निर्देशिका यानी इंटरव्यू गाइड भी तैयार करता है। अगला जो चरण है वो है अवलोकन तथा तथ्यों का संकलन। अध्ययन विधि के पश्चात अब अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर अवलोकन विधि के माध्यम से तथा अथवा जो उसने विधि का चुनाव किया है उस विधि के माध्यम से वह तथ्यों का संकलन करता है और इन तथ्यों के अवलोकन और संकलन में यह बात ध्यान रखता है या आवश्यक है ये बात ध्यान रखना कि जो तथ्य संकलित किए जा रहे हैं वे उपकल्पनाओं और समस्या से संबंधित होनी चाहिए। साथ ही उनका जो संकलन है वह पक्षपात रहित ढंग से किया जाना चाहिए और इसी आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। अर्थात तथ्यों का जो संकलन है और अंकलन है उसमें वैज्ञानिक की व्यक्तिगत भावना, उसका पक्षपात और संवेगों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अध्ययनकर्ता को तथ्यों का उसी रूप में संकलित किया जाना चाहिए जिस रूप में वे तथ्य पाए जाते हैं और विश्वसनीय तथ्यों के संकलन में व्यक्तिगत धारणाएं, उसकी रुचियां, उसकी इच्छाएं आदि का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगला जो चरण है वैज्ञानिक पद्धति का वो है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। इसके अंतर्गत अब तथ्य एकत्रित करने के पश्चात, उनके संकलन के पश्चात तथ्यों का अध्ययनकर्ता के द्वारा तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है और इस वर्गीकरण के माध्यम से तथ्यों को अर्थपूर्ण बनाया जाता है और तथ्यों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें समानता, असमानता तथा प्रवृत्ति के आधार पर श्रेणीबद्ध और वर्गीकृत किया जाए। तथ्यों के वर्गीकरण से उनकी जटिलता दूर होती है और वे सरल, स्पष्ट तथा अर्थपूर्ण बनते हैं। तथ्यों का वर्गीकरण वैज्ञानिक निष्कर्ष, सामान्यीकरण और उपकल्पना परीक्षण के लिए एक आवश्यक चरण है और तथ्यों का वर्गीकरण अध्ययन के अंतर्गत विषय की प्रकृति को स्पष्ट करता है और साथ ही इसके आधार पर जो तुलनात्मक विश्लेषण में भी सहायता मिलती है। और तथ्यों के वर्गीकरण के पश्चात तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, अर्थात जो विभिन्न वर्ग बनाए जाते हैं तथ्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत उनके बीच कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। इसके पश्चात जो चरण है वैज्ञानिक पद्धति का वो है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत तथ्यों के जो प्रतिमान होते हैं उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सामान्य नियम बनाए जाते हैं और वर्गीकृत तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है और तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण वैज्ञानिक को उपकल्पना की सत्यता के परीक्षण में सहायता पहुंचाता है और इसके आधार पर जो उपकल्पनाएं सिद्ध अथवा असिद्ध, सत्य अथवा असिद्ध, सत्य अथवा असत्य साबित होती है और इन दोनों ही स्थितियों में वैज्ञानिक एक निष्कर्ष तक पहुंचता है या एक सामान्य नियम निकाला जाता है और इन सामान्य नियमों को ही वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद ही जो अगला चरण है वैज्ञानिक पद्धति का वो है जांच एवं पुनः परीक्षण। अब जो सामान्यीकरण के द्वारा जो सामान्य नियम निकाले जाते हैं, सामान्य निष्कर्ष जो निकाले जाते हैं
उनकी जांच की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि ये जो नियम हमने निकाले हैं ये सार्वभौमिक रूप से सही है अथवा नहीं है, और या उनमें कोई संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है। और फिर पुनः यदि उनमें संशोधन की आवश्यकता होती है तो पुनः दोबारा नए सिरे से, यानी कि प्रथम चरण से पुनः अनुसंधान या शोध कार्य किया जाता है। अगला जो चरण है वैज्ञानिक पद्धति का वो है भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन। अब एकत्रित तथ्यों से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, यानी कि भविष्य की जो घटनाएं हैं उनके संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो ये है वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरण। यानी वैज्ञानिक पद्धति के ये जो विभिन्न चरण हैं ये सभी चरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतर संबंध है और उनके बीच एक निश्चित अनुक्रम भी पाया जाता है। और वैज्ञानिक पद्धति का वास्तविक प्रयोग उन्हीं विशिष्ट क्रमबद्ध और व्यवस्थित चरणों के प्रयोग पर बल देता है। और जब किसी भी विषय की अध्ययन वस्तु इस वैज्ञानिक विधि को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है, यानी अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन वस्तु को संकलित किया जाता है, तो उस विषय को विज्ञान कहा जाएगा। यानी कि सही ज्ञान के संचय का जो आधार है वो वैज्ञानिक पद्धति ही है। जैसा कि कार्ल पियर्सन ने भी कहा है कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। यानी हमें सही ज्ञान प्राप्त करना है किसी भी घटना के बारे में, तो हमें वैज्ञानिक पद्धति के जो ये विभिन्न चरण हैं उन चरणों से गुजरते हुए अध्ययन करना होगा, और जो अंत में जो निष्कर्ष हमारे पास प्राप्त होंगे वो निष्कर्ष बिल्कुल सही होंगे।